Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel ई ज्ञान स्कूल। आज हम बात करेंगे 9th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में। कुछ सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है। जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो फर्स्ट चैप्टर से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, वो आप देख लेना, वीडियो अपलोड हो चुकी है पहले ही हमारे चैनल पर। अब जो बात करेंगे हम सेकंड चैप्टर के बारे में कि सेकंड चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको डिस्कस करनी है और जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो कितना इंपॉर्टेंट है सेकंड चैप्टर के लिए, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चैप्टर में हमने मैटर के बारे में क्लियर किया था कि मैटर है क्या और मैटर कितनी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ें प्योर होती हैं। अगर आप मैटर की बात करें तो मैटर कहीं प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कहीं उसकी इम्प्योर फॉर्म भी होती है। आप डेली लाइफ में यूज़ भी करते हो वर्ड प्योर और इम्प्योर। ठीक है, जैसे प्योर मिल्क की बात करें आप या इम्प्योर मिल्क की बात करें या प्योर वाटर की बात करें, तो सारी चीज़ें आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इनका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर की दो ही फॉर्म है, एक प्योर एक इम्प्योर। और प्योर और इम्प्योर को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि प्योर फॉर्म में कौन कौन से किस तरीके का क्लासिफिकेशन होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और इम्प्योर फॉर्म में क्लासिफिकेशन क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो मैटर की डेफिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली थी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ ना कुछ मास हो, उन चीज़ों को क्या बोलेंगे आप, मैटर। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे उसकी प्योरेस्ट फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो पहला जो टॉपिक है आज का वो यही है कि मैटर को हमें किस तरीके से क्लासीफाई करना है। तो मैटर की दो क्लासिफिकेशन ही हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है टॉपिक के कि जो हमारे चारों तरफ मैटर है वो किस तरीके से प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और किस तरीके से इम्प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे, पहले एक फ्लो चार्ट के थ्रू। एक प्योर सब्सटेंसेस, मैटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एक तो प्योर फॉर्म में और दूसरा मैटर एग्जिस्ट कर सकता है इम्प्योर फॉर्म में, इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक, अगर आप प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो इसको भी फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है। तो प्योर सब्सटेंसेस को दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। एक प्योर सब्सटेंसेस का जो क्लासिफिकेशन है वो एलिमेंट है। एलिमेंट एक प्योर फॉर्म होती है किसकी, मैटर की। ऐसे ही अगर आप दूसरी क्लासिफिकेशन देखें प्योर सब्सटेंसेस की तो क्या है, कंपाउंड्स हैं। और अगर हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंसेस में जनरली मिक्सचर होता है किसी भी चीज़ का, और मिक्सचर दो टाइप का है हमारा, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम ब्रैकेट में मिक्सचर भी लिख सकते हैं क्योंकि एक टाइप का मिक्सचर ही इम्प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में आता है। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा हमारा और एक होगा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो ये तो आपने प्योर सब्सटेंसेस को क्लासीफाई किया एलिमेंट और कंपाउंड में। ऐसे ही इम्प्योर सब्सटेंसेस को हमने क्लासीफाई करा होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। आप इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट को तीन तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। ऐसे ही कंपाउंड्स में हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जनरली कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और दूसरा कंपाउंड हमारे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बन के अलावा एलिमेंट्स हैं उनके जो कंपाउंड्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनका अगर हम क्लासिफिकेशन करें फर्दर क्लासिफिकेशन, तो एलिमेंट को आप क्लासीफाई किससे कर सकते हैं, एलिमेंट को मेटल, दूसरा टाइप होता है एलिमेंट्स का नॉन मेटल, और तीसरा क्लासिफिकेशन हम एलिमेंट्स का कर सकते हैं हम मेटेलॉइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करें तो कंपाउंड दो टाइप के हमें यहाँ डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के अंदर, या कंपाउंड दो ही टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड
और दूसरे कंपाउंड हमारे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना। कार्बन को छोड़कर अदर एलिमेंट के जो कंपाउंड होंगे उन्हें क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये तो प्योर फॉर्म है सारे। तो प्योर फॉर्म में पहले आपने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड में, इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया आपने। तो ये सारी की सारी फॉर्म जो हैं, चाहे हम मेटल की बात करें, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सभी मैटर की कौन सी फॉर्म में आते हैं, प्योर फॉर्म में। इसके अलावा अगर हम इम्प्योर की बात करें तो दो टाइप के यहाँ मिक्सचर लिखे हुए हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वही है जो ट्रू सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि ट्रू सॉल्यूशन है क्या। तो ट्रू सॉल्यूशन एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। इसके अलावा अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो दो टाइप का हो सकता है, एक कोलाइड और दूसरा सस्पेंशन। तो ये फ्लो चार्ट है और किसी भी मैटर की प्योर और इम्प्योर फॉर्म का। इसके अलावा अब हम यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि प्योर सब्सटेंस है क्या और उसका जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट या कंपाउंड का, उनकी डेफिनेशन क्या है और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल क्या है और कंपाउंड्स को बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अब बारी बारी से। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस की, कि प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं और उनको किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे प्योर सब्सटेंसेस को। प्योर सब्सटेंसेस, तो प्योर चीज़ आप जनरली उसे ही बोलते हैं जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनी हो। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल लाइफ में, जैसे गोल्ड, दो टाइप का गोल्ड हमारे पास होता है, एक 24 कैरेट गोल्ड और एक होता है 22 कैरेट गोल्ड। दोनों में डिफरेंस है। अगर आप 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो वो प्योर गोल्ड है या गोल्ड की प्योर फॉर्म हम उसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो वो एक मिक्सचर होता है। ठीक है, तो प्योर गोल्ड का मतलब क्या है, 24 कैरेट गोल्ड से ही है। इसके अलावा अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर का मतलब है कि प्योर वाटर में केवल वाटर मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो प्योर का मतलब जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो, उन सब्सटेंसेस को क्या बोल सकते हैं हम, प्योर सब्सटेंसेस। तो इसे अगर हम डिफाइन करें तो लिख सकते हैं कि दोज सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of particle, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाएगा, प्योर सब्सटेंसेस। आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ प्योर गोल्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो 24 कैरेट गोल्ड है वो गोल्ड की एक प्योर फॉर्म मानी जाती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि 24 कैरेट गोल्ड is a pure form of gold। और दूसरा एग्जांपल की बात करें तो अगर हम ये कहें कि प्योर वाटर जो है हमारा, तो प्योर वाटर केवल कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे प्योर वाटर में, केवल वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम कि प्योर वाटर, इन प्योर वाटर only water molecule is present। ठीक है, तो जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट हो या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो,
वो सभी सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंसेस की सीरीज में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो प्योर सब्सटेंसेस है उसका क्लासिफिकेशन किस टाइप से करना है, उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, हम क्लासिफिकेशन करने पर कौन कौन सी चीज़ों से आप इंट्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्योर सब्सटेंसेस को क्लासीफाई करें तो हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है, और उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, इनकी डिटेल स्टडी हमें यहाँ पढ़नी है कि मेटल क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और आप किन एलिमेंट्स को मेटल बोलेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो पहले क्लासिफिकेशन जो है प्योर सब्सटेंसेस का, उसमें एलिमेंट ही आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस को आप दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे, एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड। हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ लिखा जा सकता है कि प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड, प्योर सब्सटेंसेस can be classified into two types। कौन कौन सा? एक एलिमेंट्स और दूसरा क्लासिफिकेशन है यहाँ पर कंपाउंड्स का। और सबसे पहले जब हम बात करेंगे वो एलिमेंट्स की ही स्टडी हमें करनी है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स है क्या? तो जब प्योर सब्सटेंसेस एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो अगर हम एलिमेंट की बात करें तो वो जो एक ही टाइप का पार्टिकल है वो है क्या? तो एलिमेंट में एक ही टाइप का एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एलिमेंट की बात करें, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन एक एलिमेंट है और उस पर सभी एटम्स किसके होंगे? कार्बन के होंगे। ऐसा नहीं है कि कार्बन में नाइट्रोजन के एटम मिक्स हों। तो एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट्स को कि दोज प्योर सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of atoms। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर एक ही टाइप के एटम से कोई सब्सटेंसेस मिलकर बना हुआ है तो आप उसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, स्मॉल यूनिट्स में उसे ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक करोगे तब भी वही एटम आपको मिल रहा है। जैसे अगर आप कार्बन की बात करें, कार्बन एक एलिमेंट है, अगर आप उसे नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक करें बाय अप्लाइंग हीट या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, अगर हम उसे ब्रेक करना चाहें सिंपल यूनिट्स में तो वो ब्रेक नहीं होगा। तो इन्हीं चीज़ों को क्या बोला जाता है? एलिमेंट। तो दूसरी अगर हम बात यहाँ कहें, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इट मीन्स दैट दे cannot be changed into simple unit by applying heat, करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अंडर नॉर्मल कंडीशन। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, तो अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट हमारे नेचुरल हैं। और इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है वो क्या है? हमारे सिंथेटिक, जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए हैं या किसी सिंथेटिक मेथड से बनाए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो टिल डेट अब तक क्या है?
118 टिल डेट 118 एलिमेंट have been discovered आउट ऑफ दिस, जिनमें से 92 क्या है, नेचुरल है। आउट ऑफ दिस 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल एंड rest of these are synthetic। जो बचे हुए एलिमेंट है वो क्या है हमारे, सिंथेटिक। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग एलिमेंट्स की, कितने एलिमेंट्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं। और इसके अलावा अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें एलिमेंट्स के बारे में, तो एलिमेंट वर्ड यूज किसने किया और एलिमेंट्स को डिफाइन किसने किया, दोनों हिस्ट्रिकल पॉइंट हैं इसके। तो अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो सबसे पहले एलिमेंट्स वर्ड को यूज करने वाले जो पर्सन थे वो थे हमारे रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने एलिमेंट्स वर्ड को सबसे पहले यूज किया था। और इस वर्ड को डिफाइन करने वाले जो सबसे पहले पर्सन थे वो थे हमारे एंटनी लैवोइजर, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि क्योंकि हिस्ट्रिकल पॉइंट है रिगार्डिंग एलिमेंट्स, यूज किसने किया, एलिमेंट्स को डिफाइन किसने किया, दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो जो रॉबर्ट बॉयल थे, रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट पर्सन who used the term element and Lavoisier was the first person who defined the element। यूज करने वाले रॉबर्ट बॉयल थे और उसको डिफाइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे एंटनी लैवोइजर, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी एलिमेंट्स के बारे में। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट की, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर या एटम से मिलकर बना हुआ है, इस टाइप के सब्सटेंसेस को हम होमोजीनियस की सीरीज में रखते हैं, जहाँ केवल एक ही टाइप की चीज़ें प्रेजेंट हों। तो पहली एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो यही है कि एलिमेंट्स नेचर में होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, जिन्हें आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, बाय अप्लाइंग हीट, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा, है ना। तो हम पहली जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास वो यही है कि दे आर होमोजीनियस इन नेचर, दे आर होमोजीनियस इन नेचर बिकॉज they are made up of only one kind of atoms, केवल एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं, जिसकी वजह से नेचर में कैसे हैं, होमोजीनियस है। इसके अलावा अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड ये है, एक ही टाइप के एटम के से बने हुए होने के कारण इनको आप फर्दर क्लासीफाई नहीं कर सकते या फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बाय द अप्लाइंग सिंपल मेथड इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी कि दे कैन नॉट बी चेंज
they cannot be changed into simple units by applying heat, electricity, in normal condition, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें अगर, तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि मेटल जो एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम, ठीक है, जो एलिमेंट की सभी प्रॉपर्टी को क्या करती है, एक्सप्लेन। ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम which explain all the properties of एलिमेंट, जो एलिमेंट की सभी प्रॉपर्टी को क्या करता है, एक्सप्लेन। इसके अलावा फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि जो एलिमेंट है वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं एज वेल एज वो मिक्स स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एलिमेंट की बात करें कि कौन से फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे और कौन से कंबाइन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, तो फ्री स्टेट में जो एटम एग्जिस्ट करते हैं जैसे आपके हीलियम है, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द एटम हमारे या मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कंबाइन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एटम या कुछ एलिमेंट हमारे ऐसे भी हैं जो सिंपल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, जो हमारी इनर्ट गैसेज हैं उनके जो एलिमेंट हैं वो सिंपल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या सिंगल रहते हैं। इसके अलावा मिक्स वाले कौन कौन से हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, O2 जो ऑक्सीजन है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो O2 या O3। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कंबाइन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बात करते हैं दोनों के एग्जाम्पल की और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ये चीज़ें करेंगे। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर एलिमेंट की वो ये है कि एलिमेंट दोनों ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, फ्री एज वेल एज कंबाइन स्टेट। एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट as well as combined state। ठीक, जैसा एग्जांपल की बात करें हम, हीलियम है, नियोन, आर्गन आर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। Are exist in free state, whereas oxygen, chlorine, nitrogen exist in combined state like ऑक्सीजन O2 फॉर्म में करेगा या O3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा जो क्लोरीन है वो Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कंबाइन फॉर्म में है, या तो वो अपने ही सेम एटम से कंबाइन होंगे या डिफरेंट एटम से। ठीक है, इसके अलावा अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें हम यहाँ पर कि एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो एलिमेंट तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो इनकी मोस्ट कॉमन फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड स्टेट ही होती है। तो अगर हम यहाँ फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होगी, एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड
कॉमा लिक्विड और गैस स्टेट, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉमन स्टेट जो एलिमेंट की है वो क्या होती है, सॉलिड स्टेट। तो यहाँ लिखेंगे हम मोस्ट ऑफ द कॉमन स्टेट, बट मोस्ट ऑफ द कॉमन स्टेट इज सॉलिड स्टेट। तो ये प्रॉपर्टी थी किसकी, एलिमेंट की, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट थी, सारी हमने डिस्कस की है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एलिमेंट को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, कितने क्लासिफिकेशन होंगे एलिमेंट्स के। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के या टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, कि हम एलिमेंट्स को कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, और किस बेसिस पर हम एलिमेंट्स को यहाँ क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम एलिमेंट की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम एलिमेंट्स को 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। तो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बेस पर बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, दे कैन बी classified, they can be classified into metal, non-metal और metalloids, और मेटेलॉइड्स। ठीक है, पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मेटल के बारे में कि मेटल क्या है और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बेस इम्पोर्टेंट है, या किन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम उसे मेटल बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ मेटल की को क्लासीफाई करें या मेटल को एक्सप्लेन करें तो आप उन एलिमेंट्स को मेटल बोलेंगे जिनके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे अगर हम ये बोलेंगे किसी एलिमेंट के पास मैलिएबल प्रॉपर्टी है या डक्टाइल नेचर उसके पास प्रेजेंट होता है, ये चीज़ें आपके लिए नहीं है कि मैलिएबल प्रॉपर्टी क्या होगी, हालांकि 8th क्लास में आपने डिस्कस कर लिया होगा साइंस में, फिर भी ठीक। इसके अलावा सोनोरस प्रॉपर्टी क्या है किसी एलिमेंट की, या लस्टर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जिन एलिमेंट के पास मैलिएबल प्रॉपर्टी हो, डक्टाइल नेचर हो उसके पास, और लस्टर और सोनोरस प्रॉपर्टी हो, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल। मैलिएबिलिटी क्या है, डक्टाइल नेचर क्या है, लस्टर्स प्रॉपर्टी क्या है, सोनोरस प्रॉपर्टी क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि मेटल को, किन एलिमेंट्स को मेटल बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी। तो हम लिख सकते हैं कि दोज एलिमेंट विच शो मैलिएबिलिटी ductility and they can conduct इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे एलिमेंट जिनके पास मैलिएबिलिटी हो, डक्टिलिटी हो और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें, उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, मेटल, आर नोन एज मेटल। ना बहुत सारी मेटल आपने पढ़ी हुई है, सोडियम है, पोटेशियम है। सोडियम सिंबल होता है Na, पोटेशियम है ना, सिंबल है K। कैल्शियम सिंबल है Ca। इसके अलावा गोल्ड सिंबल है Au।
सिल्वर है, ठीक, सिल्वर का जो सिंबल है वो क्या है, Ag। इसके अलावा कॉपर की अगर हम बात करें तो क्या है, कॉपर मेटल है, ठीक। इसके अलावा सिल्वर हो गया हमारा, कॉपर, और भी बहुत सारी एलिमेंट्स हैं जो इस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। किसी की प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट है वो किसी रीजन की वजह से होती है, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे इसमें कि एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस रीजन की वजह से कंडक्ट होगी। दो ही रीजन है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के, या तो किसी के पास फ्री आयंस प्रेजेंट हो या उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, ठीक है। दूसरी बात ये है मेटल के बारे में कि ये इलेक्ट्रिसिटी की तो कंडक्शन कर सकती है, साथ साथ में ये हीट भी कंडक्ट करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। मेलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, सोनोरस प्रॉपर्टी क्या है, लस्टर्स प्रॉपर्टी क्या है ना। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में बात करें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी है क्या, यदि आप मेटल को हैमर्ड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं इनटू थिन शीट हैमर्ड की हेल्प से, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, तो इस प्रॉपर्टी को मेटल की मेलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे अगर आप सभी मेटल की मेलेबिलिटी सेम नहीं होती, सबसे ज़्यादा जो मेलेबिलिटी है वो गोल्ड और सिल्वर मेटल की होती है, ठीक है। जैसे आपने यूज़ भी करते हैं आप थिन शीट में चेंज करते हैं, जैसे एल्युमिनियम की फॉइल की अगर आप बात करें तो फूड पैकिंग में एल्युमिनियम की फॉइल यूज़ की जाती है। इसके अलावा अगर हम आयरन मेटल की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में या जो थिन शीट होती है आयरन की, है ना, उसको बनाने में भी हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, मेलेबिलिटी का, ठीक है। तो बहुत सारी जगह इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम मेटल की वाइड एप्लीकेशन पर स्टडी करते हैं। तो बात करेंगे पहली प्रॉपर्टी की। तो पहली प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं कि मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, इट मीन्स दे can be hammered into thin sheet. They can be hammered into thin sheet without breaking. है ना। और डेली लाइफ में आप ये सारी चीज़ें मेटल की प्रॉपर्टी नोटिस करते हैं। ऐसे एल्युमिनियम फॉइल जो फूड पैकिंग में यूज है वो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी ही है, या आयरन की मेलेबल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, वहाँ पर इस प्रॉपर्टी का या आयरन की इस मेलेबिलिटी पावर का यूज किया जाता है, ठीक। तो दूसरी बात इसके बारे में ये है कि सभी मेटल की मेलेबल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल मेटल्स डू नॉट हैव same malleable property, malleable property, ठीक है। अगर सभी मेटल की मैलेबल प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो फिर सबसे ज़्यादा होती किसकी है। तो दो मेटल की अगर हम बात करें यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर मेटल की मेलेबल प्रॉपर्टी जो मेलेबल पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर मेटल, गोल्ड का जो सिंबल है वो Au है एंड सिल्वर का जो सिंबल है वो Ag है। मेटल हैव सो हाई मैलेबल प्रॉपर्टी, ये सबसे ज़्यादा इनके पास होती है। इसके अलावा
एक एक्सेप्शनल केस भी है, मोस्ट ऑफ द मेटल मैल्लेबल प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन अगर आप जिंक मेटल की बात करें तो जिंक मेटल को जब हम थिन शीट में चेंज करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जिंक नॉन मैल्लेबल है, ये आपको याद रखना है। एक्सेप्शनली जिंक मेटल इज नॉन मैल्लेबल। क्या होता है? नॉन मैल्लेबल है। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी थी मेटल की। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो मेटल है उसके पास डक्टाइल प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का? तो यदि आप मेटल को या किसी भी एलिमेंट को थिन वायर में चेंज कर सकते हैं, वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और डक्टाइल प्रॉपर्टी भी सबकी अलग अलग होती है, सभी मेटल की सेम नहीं होती, ठीक। तो यहाँ पर भी गोल्ड और सिल्वर मेटल की जो डक्टाइल प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा होती है। और अगर हम गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड की बात करें तो उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर हम बना सकते हैं। तो डक्टाइल प्रॉपर्टी गोल्ड और सिल्वर की ही ज़्यादा है। लेकिन वायर के रूप में जो हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा वो कॉपर या एल्युमिनियम की वायर यूज़ की जाती है, क्योंकि वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है और सस्ती होती है, ठीक है। वरना अगर हम बात करें डक्टाइल प्रॉपर्टी की तो वो सबसे ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर मेटल की है। महंगी मेटल है जिसकी वजह से यूज़ में कम लेते हैं हम, है ना। तो बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी डक्टाइल प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी है मेटल शो डक्टाइल प्रॉपर्टी, that is they can be drawn into, that is they can be drawn into वायर्स। वायर में चेंज करने की जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? डक्टाइल प्रॉपर्टी बोला जाता है। इसके अलावा सभी मेटल की डक्टाइल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। यहाँ पर भी गोल्ड और सिल्वर की जो डक्टाइल प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या? ऑल मेटल डू नॉट हैव सेम, ऑल मेटल डू नॉट हैव सेम, डू नॉट हैव सेम डक्टाइल प्रॉपर्टी। अगर डक्टाइल प्रॉपर्टी सेम नहीं है सभी मेटल की तो सबसे ज़्यादा किसकी है? तो सबसे ज़्यादा 2 ही मेटल की स्टडी की जाती है। गोल्ड, AU सिंबल है इसका, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका सिंबल है AG, सो हाई डक्टाइल प्रॉपर्टी और डक्टाइल प्रॉपर्टी। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर हम बना सकते हैं। तो ये प्रूफ करता है कि जो गोल्ड की डक्टाइल प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी मेटल की। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो ये है कि जो मेटल हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर होने का रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है मेटल के पास? तो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आपने मेटल की एक डेफिनेशन ये भी है कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर दें, या वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मेटल। तो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। तो इसी रीजन की वजह से बोला जाता है कि जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल की, metals are good conductor, metals are good conductor of heat and
इलेक्ट्रिसिटी। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों है यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही, क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट अगर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो सकती है। ठीक, इसके अलावा अगर हम यहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल जनरली हार्ड है और हार्ड होने की वजह से जो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल की। तो क्या है कि मेटल्स आर वेरी हार्ड and they have high tensile strength। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है इनकी? ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें मेटल की, तो मेटल मोस्ट ऑफ द मेटल एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक्सेप्शनली जो मरकरी मेटल है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो उस मेटल का जो नाम है वो है मरकरी और उसका जो सिंबल है वो होता है Hg। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेटल्स आर एग्जिस्ट, मोस्ट ऑफ द मेटल आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। Most of the metals are exist in solid state except मरकरी। मरकरी जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है और मरकरी का जो सिंबल है वो Hg होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है तो हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि जो वो मैटर जिनके अंदर जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्लोजली पैक्ड होती है। क्लोजली पैक्ड का मतलब उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप बहुत कम होता है, और अगर गैप कम है, ठीक है, तो उनकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। गैप का मतलब यहाँ वॉल्यूम से है। ठीक है, और हमने डेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम जितना कम होगा, मतलब गैप जितना कम होगा पार्टिकल्स के बीच में, डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मेटल्स का सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने की वजह से ही होता क्या है कि मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू द क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम कि मेटल्स have high density, metal have high density due to the closed packed structure, due to the closed packed structure, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर क्लोजली पैक्ड होगी, और स्ट्रक्चर अगर क्लोजली पैक्ड है तो गैप कम होगा, मतलब वॉल्यूम कम होगा, और डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें कि मेटल की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो होगी क्या, तो 2-3 प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट है। जैसे लस्टर प्रॉपर्टी की बात करें मोस्ट, क्योंकि कुछ मेटल ज्वेलरी बनाने में भी यूज की जाती हैं, वो उसका रीज़न क्या है, तो मेटल के पास लस्टर प्रॉपर्टी होती है। मतलब इस बात का मतलब ये है कि वो शाइनी अपीयरेंस उनके पास होती है, चमक होती है उनके पास, जिसकी वजह से मेटल्स का जो यूज़ है वो ज्वेलरी मेकिंग में भी किया जाता है। मोस्टली 2 ही मेटल यूज की जाती हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की कि मेटल्स शो लस्टर्स प्रॉपर्टी
that it means they have shiny appearance. It means they have shiny appearance and due to this property most of the metal are used in the jewelry making, है ना। तो ड्यू टू दिस यहाँ लिख सकते हैं आप, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी metals are used in the making of jewelry, in the making of jewelry। ठीक है, ज्वेलरी में भी दो ही मेटल ज़्यादा यूज की जाती हैं, गोल्ड और दूसरी सिल्वर। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर मेटल, AU एंड सिल्वर सिंबल है AG, आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। ठीक, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें जो इम्पोर्टेंट है वो है सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर आप मेटल के सरफेस को हीट करें तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। जो हमारी स्कूलों में बेल लगी होती है वो मेटल का ही सरफेस है, जैसे हम उसे हीट करते हैं तो उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी प्रॉपर्टी को सोनोरस प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, 8th प्रॉपर्टी, कि मेटल सोनोरस प्रॉपर्टी शो करते हैं। metal show sonorous property that is they can produce ringing bell, when the metal surface is struck by ठीक है, तो जब भी कोई हिट करेंगे इस पर, या हीट लिख सकते हैं आप, तो मेटल सरफेस से कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है, रिंगिंग साउंड। तो ये मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जैसे मेलेबिलिटी, डक्टाइल प्रॉपर्टी, सोनोरस प्रॉपर्टी, लस्टर प्रॉपर्टी, और मेटल, मोस्ट ऑफ द मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं एक्सेप्ट मरकरी। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन ऑफ मेटल क्या है, तो हमारी लाइफ में जो मेटल की एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा है। या मेटल की बात करें या मेटल के मिक्सचर की बात करें, अगर आप 2 और मोर मेटल को मिक्स कर दें तो एलॉय का फॉर्मेशन होता है, पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में। तो जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारी जनरल लाइफ में, जैसे कार्स, ट्रक, बसेस, ट्रेन, है ना, या डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में भी मेटल का यूज़ किया जाता है। तो लास्ट टॉपिक की बात करें आज के, तो वो है एप्लीकेशन ऑफ मेटल। मेटल की एप्लीकेशन क्या होंगी? एप्लीकेशन ऑफ मेटल। तो मेटल और उसका जो एलॉय है, मेटल का मिक्सचर ही होता है वो, 2 मेटल का। ठीक, तो मेटल्स एंड देयर एलॉय, एलॉय का मतलब मिक्सचर, किसका? मेटल्स का, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, हैव वाइड एप्लीकेशन इन आवर लाइफ, जैसा अगर हम बात करें
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, कार्स, बसेस वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करने में, या ट्रेन, है ना, सभी चीज़ों में क्या है, मेटल का ही यूज किया जाता है। जैसे कार्स, ट्रक, है ना, ट्रेन्स और डेकोरेटिव आइटम्स, सभी में किसका यूज किया जाता है, मेटल का। ठीक है, तो एलिमेंट्स की पहली क्लासिफिकेशन थी मेटल। प्रॉपर्टीज़ क्या है, किन एलिमेंट्स की किन प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें मेटल बोला जाता है। तो कुछ ही प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि दैट एलिमेंट इज़ अ मेटल। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है नॉन मेटल या मेटलॉइड्स, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर से रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, उसका आंसर हम आपको ज़रूर देंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और एक चीज़ और, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।